गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के इस डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड पेपर में हम आज थर्ड यूनिट का लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वो है आपका एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपके यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन को ही डिस्कस करना है, पार्शियल आपके कोर्स में नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन के हल निकालने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये किस टाइप से लिखी जाती है इक्वेशन। तो इसका हम सीधा सीधा अगर फॉर्म पढ़ते हैं तो हमने यहाँ पर इस टाइप से पढ़ा था ए एन डी एन वाई डी एक्स एन, वहां पढ़ा था, मैं यहाँ टी लेके चल रहा हूँ, प्लस ए एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स, वही एक्स की जगह टी आएगा, डी टी एन माइनस वन। और जब मैं लास्ट तक जाऊंगा तो एक टर्म ये आ जाएगी ए जीरो वाई इक्वल टू आर। ठीक है, ये जो आर है ये फंक्शन ऑफ किसका होगा, टी का, वेयर कैपिटल आर इज ए फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी। आर जो है वो टी का फंक्शन है, जब यहाँ हम एक्स लेते थे तो आर एक्स का फंक्शन होता था। ठीक है, अब इसको जब हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास से सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ बाउंड्री कंडीशंस हमें चाहिए होती है। तो यहाँ पर हम इनिशियल बाउंड्री कंडीशन तो हम बना सकते हैं। लेट इनिशियल बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस आप किस किस पे लग सकती है कंडीशंस, फॉर वेरिएबल टी। ठीक है, तो अगर यहाँ मैं कहता हूं वाई टी की वैल्यू कितनी है, ए नॉट, ये लास्ट वाली जो वैल्यू आ रही है इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये देखिए, ये वाली जो है दिस इज इक्वल टू दिस। इसी तरीके से मैं वाई डैश टी की अगर वैल्यू लिखूं तो इससे जो जस्ट पहले टर्म आएगी ए वन। ठीक है, तो इसी टाइप से मैं वाई टी और यहाँ पर एन माइनस वन के लिए, जो कि मेरे पास कितना आ जाएगा ए एन माइनस वन, और जब मैं एन यानी ये वाला जब ले रहा हूं टी, एक्चुअल में डैश है, nth डेरिवेटिव ऑफ ये है, इसकी वैल्यू है मेरे पास ए एन। ठीक है, अब यहां पर जब मैं कहता हूं एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि इनिशियल कंडीशन है ना, एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो पे ये कंडीशंस कैसे पढ़ी जाएगी, इस कंडीशन को इस टाइप से लिखेंगे वाई जीरो इज इक्वल टू, आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है ए नॉट, वाई डैश जीरो,
दिस इज a1। या a1 a2 a3 an जो भी है वो सारे के सारे आपके पास कांस्टेंट है, क्योंकि हम कांस्टेंट कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर y n-1 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी a n-1, और इसी तरीके से y डैश n nth डेरिवेटिव ऑफ t जब t इक्वल टू 0 है, दिस इज इक्वल टू a n। अब इसको और भी तरीका है लिखने का, इसको और तरीके से भी हम लिखना सीखते हैं। ये है आपके पास वाई टी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला जो है वो आपके पास है डी वाई बाई डी टी, जिसको कि अपन अपन क्या लिखते हैं वाई डैश एट टी इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू a1। इस कंडीशन को मैंने इस रूप में भी लिखी है। इस कंडीशन को मैं लिखता हूं तो वो क्या आ जाएगा डी n-1 y of dt n-1 t इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू a n-1। जो भी कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो वहां हम इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। एंड सिमिलरली वी राइट दिस कंडीशन dny upon dtn at t equal to 0, this is equal to an। अलग अलग तरीके से कंडीशंस आती है वहां लिखने को, तो अलग अलग तरीके से अपन इसको यूज करना आना चाहिए। अब ये हमने इनिशियल कंडीशन देख ली है। बाउंड्री कंडीशन हम जब निकालेंगे जब हमारे पास C1 C2 की वैल्यू को भी हमें हटाना होगा, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना इक्वेशन को, लाप्लास लेंगे फिर उसका इनवर्स लाप्लास लेंगे, तो जब हमारे पास वहां उसके कॉन्स्टेंट्स आएंगे उनको हटाने के लिए हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी फाइनल वैल्यू की। ये तो इनिशियल है आपके पास, उसके बाद आपके पास फाइनल जरूरत पड़ेगी। अब इसको कैसे करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की टेक्निक से, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ज्यादा सही समझ में आ जाएगा। ये देखिए मैं एक एग्जांपल थोड़ा आसान वाला ले लेता हूँ। सॉल्व dy बाई डी टी प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसके साथ कंडीशन दे रहा है ये गिवन y इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0। तो दिस इज द इनिशियल कंडीशन, क्योंकि जब t इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 है। तो इसको मैं और दूसरे रूप में कैसे लिख सकता हूँ y0 इक्वल टू 0, ओके, या yt t इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। इतनी अलग अलग तरीके से आपको वहां कंडीशंस दी जा सकती है। अब हमें करना क्या होगा इसमें, एक्चुअल में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास कौन सी है कांस्टेंट कोफिशिएंट की है। यहाँ पर जो आपके पास कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा इसमें टेकिंग बोथ द साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इस इक्वेशन में मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों साइड लेता हूं। लाप्लास ऑफ, इसको मैं y डैश लिख सकता हूं, ठीक है, y डैश t प्लस 2 लाप्लास ऑफ yt प्लस 3, सॉरी इक्वल टू 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। ठीक है, तो हम पढ़ के आए हैं कि जब पहले डेरिवेटिव का लाप्लास लिखते हैं तो हम लिखते थे p लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt माइनस yt t इक्वल टू 0 प्लस, ये तो इसका पूरे का है, प्लस अब मैं इसका लिख रहा हूं 2 लाप्लास ऑफ yt y ऑफ t, है ना, और दिस इज इक्वल टू 3, और लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है वो भी हम यहां से लिख लेंगे। लाप्लास ऑफ 1 होता है आपके पास 1 अपॉन p, 1 अपॉन p। हमने क्या किया, जो इक्वेशन दी हुई थी उसमें हमने
कंडीशन लाप्लास लिया बोथ द साइड, उसके बाद हमने ये निकाला। अब यहाँ पर ये देखिए कंडीशन आपको चाहिएगी ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन आपकी यहाँ लग रही है, तो ये वाली टर्म तो आपकी खत्म हो गई। अब आपके पास क्या बचा है, p, और यहाँ हम लिख देंगे लाप्लास ऑफ वाई टी को मैं एक अलग से कह देता हूँ वाई बार पी, वाई बार पी से इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। या वाई पी भी लिख सकता हूँ, बार लगाओ मत लगाओ, एक थोड़ा डिस्टिंग्विश हो जाए कि ये जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी है, ठीक है ना। तो ये पी वाई बार पी प्लस 2 वाई बार पी इक्वल टू 1 अपॉन पी, और 3 ऊपर आ जाएगा 3 अपॉन पी, 3 अपॉन पी। ये देखिए ये कंडीशन तो जो गिवन थी उससे मैंने इसको जीरो कर दिया, तो ये मेरे पास टोटल आ गया। अब यहां से मैं इसको फर्दर और सॉल्व करता हूँ। वाई पी को मैं बाहर को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, पी तो यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 2 ये हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 3 और पी। अब हमें क्या करना पड़ता है कि ये y जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी है, देखिए आप जो अभी मैंने बताया था, ओके। तो क्या मैं अगर यहाँ इनवर्स लाप्लास ले लूं इसका, क्योंकि मुझे तो वाई टी की वैल्यू निकालनी है ना, इसका मतलब इसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे लेना पड़ेगा, तभी तो वाई टी निकलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको वाई पी को सेपरेट करते हैं, ये वाई बार पी दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पी प्लस 2, हो गया ये। अब देखिए ये हमारे पास, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से मुझे खोलना पड़ेगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन इसके करते हैं तो कर सकते हैं a अपॉन पी प्लस बी अपॉन पी प्लस 2 करके, और इधर आपके पास कितना है, केवल 3 है, इससे तो ये टर्म कटी जाएगी, तो कांस्टेंट वाली टर्म आएगी यहाँ पर p प्लस 2a प्लस पी बी, ठीक है। तो b वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं a और b की, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन पी प्लस 2, यानी 1/2 प्लस का और माइनस का मेरे पास आया है, a इक्वल टू 1/2 आया और b इक्वल टू माइनस का 1/2 वैल्यू आई है, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू 0 हो रहा है। आवश्यक नहीं कि -1/2 प्लस 1/2 हो सकता है, -1 प्लस 1 भी हो सकती है, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। हम्म, अब देखिए, अभी आपने कहा था कि y बार p दिस इज इक्वल टू वैल्यू आई है 3/2 1 अपॉन p माइनस 3/2 1 अपॉन p प्लस 2, ठीक है। मैंने कहा था कि टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जैसे ही मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये भी हमारा पढ़ा हुआ है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, 3/2 को तो कांस्टेंट की तरह हमने ट्रीट करते हुए बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन पी का मुझे लाप्लास इनवर्स लेना है, जो कि मेरे पास टी में बन के आएगा। यहाँ पर मुझे लाप्लास इनवर्स किसका लेना है, 1 अपॉन पी प्लस 2 का। हम देखिए सबके लाप्लास इनवर्स जानते हैं, ये राइट हैंड साइड तो मेरे पास बन के आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज y और t 3/2 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p कितना होता है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p इज सिंपली 1, जो अभी हमने ऊपर किया था, 3/2 लाप्लास इनवर्स ऑफ, ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर हमने पढ़ी हो, p प्लस 2 1 अपॉन में, तो ये होता था e रेस टू द पावर माइनस 2 t, ठीक है। और फिर आता था लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p, e रेस टू द पावर माइनस 2t, दिस इज 1, तो इसका मतलब हो गया e रेस टू द पावर 2t जो है वो इसका लाप्लास हो गया, ठीक है, e रेस टू द पावर माइनस का 2t।
यहाँ से 3/2 को हम वापस कॉमन ले लें तो 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 2t। यहाँ देखिए कांस्टेंट कहीं नहीं आ रहा है, तो अभी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है बाउंड्री वैल्यू लगाने की। इनिशियल कंडीशन से हमारा काम चल गया। ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब हम अगर वैसे कांस्टेंट कोफिशिएंट से इसको सॉल्व करते हैं, तो वैसे कांस्टेंट कोफिशिएंट से इसको सॉल्व करते तो क्या आता, जो हमारा साधारण तरीका है वहां से ये क्या था, y डैश प्लस 2y इक्वल टू 3, जिसको कि मैं क्या लिख सकता था, d प्लस 2y इक्वल टू 3, यही था। तो यहां पर देखिए आपके पास आता है d प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज d इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है, माइनस का 2। ठीक है, ये देखिए माइनस का 2 ये आपके पास आ गया कंडीशन, माइनस की 2 आपके पास ये कंडीशन आ गई। और उसके बाद इसका पीआई निकालना था, और ये पीआई किस टाइप से निकलता है, ई रेस टू द पावर 0t कर सकते हैं अपन, यहाँ पर 3 हो जाएगा ये। भैया ऑक्सिलरी इक्वेशन से मेरे पास ये इसका एक मूल आया ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, y ऑफ t दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c1 ई रेस टू द पावर माइनस का 2t, t इक्वल टू ये आ रहा ना, ये हो गया। अब जब मैं पीआई निकालूंगा, जो मेरा दूसरा है पीआई, पीआई मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, 3/d+2। इस 3 को मैं कैसे ट्रीट कर सकता हूँ, ई रेस टू द पावर 0t। तो यहां पर मुझे d की जगह के सिर्फ 0 रखना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2। और जब हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं तो वो आपके पास कितना होता है, y ऑफ t जो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं उसको लिखते हैं cf प्लस pi। cf आपके पास था c1 ई रेस टू द पावर माइनस का 2t प्लस का 3/2। अब हमारे पास ये है कंडीशन कि ये C1 की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ अब इनिशियल कंडीशन को करेंगे, when t इक्वल टू 0 y0 इज इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन में मैं इक्वेशन नंबर 1 में इस कंडीशन को लगाता हूं, तो देखिए क्या होता है, y0 इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0, c1 अपनी जगह रहेगा e रेस टू द पावर 0 t, t इक्वल टू 0 है, ठीक है, प्लस का 3/2। ठीक, तो यहां से C1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 3/2। C1 की वैल्यू आ गई, इस C1 की वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ यहाँ, तो y ऑफ t दिस इज इक्वल टू माइनस 3/2 ई रेस टू द पावर माइनस 2t प्लस 3/2। यहाँ से 3/2 को कॉमन ले लो तो ये आ गया 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस का 2t। और वो यही आंसर है जो आपका अभी मैंने ऊपर निकाला था इस कंडीशन से, ये रहा, ये वही आंसर है जो अभी हमने निकाला था। ये आंसर आ गया, दोनों तरीके से आपको वेरीफाई करके बता दिया। तो इस टाइप से हम इसके कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिसको आगे डिस्कस करेंगे। बस कांस्टेंट कोफिशिएंट या वेरिएबल कोफिशिएंट हो, हमने जो डेरिवेटिव निकाला था लाप्लास में वो हमें ध्यान होना चाहिए। और मैक्सिमम थर्ड डेरिवेटिव तक बहुत बहुत होता है, थर्ड डेरिवेटिव भी। सेकंड ऑर्डर की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन तक आपको उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उसके बाद हम आएंगे वेरिएबल कोफिशिएंट वाले एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।